Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to another topic। और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द स्कोप ऑफ सिमेंटिक्स। और ये जो टॉपिक है दिस इज़ टेकन फ्रॉम द बुक जिसका नाम है सिमेंटिक्स एंड न्यू आउटलाइन written by Frank Palmer। और इस बुक का चैप्टर 2 है द स्कोप ऑफ सिमेंटिक्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ मेंशन्ड इन दिस चैप्टर बाय फ्रैंक पामर। We are going to discuss every topic and subtopic, so watch the video till end to get a complete understanding of this chapter and this topic. Okay, जब हम फ्रैंक पामर की बात करते हैं तो he writes his books in a philosophical manner, यानी कि वहाँ पे एक ना फ़िलासफ़ी काइंड ऑफ चीज़ें बताई जाती हैं। यानी कि पहले एक थ्योरी बताएंगे, सही है, फिर उस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं ये बताएंगे, फिर उस थ्योरी के शॉर्ट कमिंग्स है या फिर उसमें क्या चीज़ें गलत हैं ये बताएंगे, फिर एक नई बात सामने लेकर आएंगे, फिर उस बात को डिस्कस करेंगे, कभी उस बात को निगेट करेंगे। इसी तरह से इनकी बुक के अंदर जो है ना चीज़ें बताई जाती हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है इन अ फिलोसॉफिकल मैनर एंड वी आर गोइंग टू डू द सेम। और पहली चीज़ या पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नेमिंग। नेमिंग जो है इट बेसिकली इज़ अ थ्योरी, द थ्योरी ऑफ नेमिंग। ठीक है, नेमिंग के अंदर क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटिंग लैंग्वेज एज अ नॉमेनक्लेचर। लैंग्वेज को नॉमेनक्लेचर के तौर पे लिया जाता है। नॉमेनक्लेचर से मुराद ये है कि लैंग्वेज के अंदर चीज़ों की नेमिंग की जाती है, डिफरेंट चीज़ों को नाम दिया जाता है। तो थ्योरी ऑफ नेमिंग के मुताबिक लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को नाम दिया जाता है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो इंटायरली नेमिंग पे डिपेंड करती है, ये कहा जाता है नेमिंग थ्योरी के अंदर। A language might be thought of as a communicative system with on one hand the signifier, on the other the signified। इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके अंदर एक तरफ हमारे पास आता है सिग्निफायर और दूसरी तरफ हमारे पास है सिग्निफाइड। अब सिग्निफायर नाम से हमें पता लगता है कि सिग्निफायर से मुराद है ऐसा वर्ड जो कि किसी और चीज़ को रेफ़र कर रहा है, और सिग्निफाइड से मुराद है कि वो चीज़ जिसको रेफ़र किया गया है। राइट, सपोज़ हम कहते हैं चेयर, तो चेयर का जो वर्ड है वो सिग्निफायर है, और जो एक्चुअल जो चेयर है यानी कि चेयर को रेफ़र किया गया है राइट उस वर्ड के ज़रिए, तो जो एक्चुअल चेयर है वो सिग्निफायर हो गया, और जो वर्ड है चेयर दैट इज़ द सिग्निफायर। वर्ड्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स। इस थ्योरी के मुताबिक वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, चीज़ों के नाम हैं, मतलब सारे ही वर्ड्स जो हैं वो किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। यह थ्योरी हमें ये चीज़ बताती है। और इस थ्योरी के मुताबिक चिल्ड्रन जो हैं वो प्रोसेस ऑफ नेमिंग से सीखते हैं, यानी कि जब बच्चे अपने इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो वो लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, नेमिंग के ज़रिए सीखते हैं, ये थ्योरी हमें बताती है। यानी कि वो चीज़ों को नाम एसोसिएट करते थे कि दरख्त को नाम देते हैं, फिर जब बाहर जाते हैं तो चीज़ों को नाम देते हैं, तो नामों के ज़रिए ही बच्चों की लैंग्वेज की लर्निंग होती है। इस थ्योरी ने हमें ये बताया। अब ये जो थ्योरी है या फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अंदर जो ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं। देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स इन दिस वे और दिस थ्योरी, यानी कि कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा सही नहीं है। फ्रैंक पामर इन चीज़ों को इंडिकेट करते हुए हमें बताते हैं कि इट सीम्स टू अप्लाई ओनली टू नाउन्स, यानी कि ये जो थ्योरी है, ये कंसेप्ट है, ये सिर्फ नाउन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। राइट, यानी कि नाउन्स को हम नाम दे सकते हैं, ये कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि एडजेक्टिव्स कैन बी रिगार्डेड एज नेम्स, यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स भी ऐसे हैं जिनको हम लोग नाम दे सकते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ नेमिंग जो है वो कुछ एडजेक्टिव्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि कलर्स हैं, कलर्स एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, सपोज़ कोई बच्चा है वो कलर्स को सीख रहा है, तो ये पॉसिबल है कि हम जो है ना कलर चार्ट्स उनको दिखा दें, फिर वो जो है ना रेड कलर को रेड का नाम दे, पिंक कलर को पिंक का नाम दे, ग्रे को ग्रे का नाम दे। तो इस तरह से नाम देते हुए यानी कि नेमिंग के ज़रिए एडजेक्टिव्स की भी उनको नॉलेज आ जाएगी बच्चों को। लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ नेम्ड बाय वर्ब्स। लेकिन वर्ब्स जो हैं, जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स को देखते हुए हमें ये नहीं पता लगता कि वर्ब्स जो है वो किस चीज़ के नाम को जो है ना शो कर रहे हैं। सपोज रन यानी कि भागना, रनिंग जो है दैट इज़ अ वर्ब, ये वर्ब है, सही है, तो हमें समझ आ गया कि ये वर्ब है। लेकिन ये जो वर्ब है ये किस चीज़ का नाम है, रन किस चीज़ का नाम है, किसी के भागने का नाम है। अगर हम ये कहें कि किसी के भागने का नाम है तो क्या हमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि उस भागने में जो है ना उस बंदे के सिर्फ हैंड्स की मूवमेंट होती है या सिर्फ पाँव की मूवमेंट होती है, या फिर जो है ना उसके इर्द गिर्द जो जगह है वहाँ से वो दूर चले जाता है, करीब आता जाता है, क्या चीज़ है, मतलब इतना ज़्यादा सही तरह से क्लियर नहीं है। फ्रैंक पामर हमें ये एग्जांपल देते हैं कि जब हम रनिंग की बात करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना हमें क्लियर नहीं होती हैं। तो फिर हम वर्ब्स को जो है ना नेमिंग की जो थ्योरी है वो वर्ब्स के लिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है।
जिस तरह से हमने चेयर कहा तो हमें समझ आ गया कि चेयर है, लेकिन जब हम रन कहते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं समझ आती है कि रनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं मिलती या फिर बच्चों को नहीं मिलती है। इसके अलावा जो है ना, सेम इज़ द थिंग विद प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड प्रोनाउंस। इसी तरह से प्रोनाउंस, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस के लिए भी जो है ना ये थ्योरी ऑफ नेमिंग है वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल और एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि प्रोनाउंस की हम बात करते हैं, सर प्रोनाउंस के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, ही, शी, इट। तो सपोज हम शी, प्रोनाउन शी को लेते हैं तो ये जो प्रोनाउन है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट चीज़ों को रेफ़र करता है। अगर पैराग्राफ के अंदर पहले किसी लड़की की बात की है तो उस पैराग्राफ में उस लड़की को रेफ़र करेगा शी, फिर किसी और जगह में किसी और लड़की को रेफ़र करेगा। तो मतलब ये कि डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट टाइम्स में रेफ़र करता है। तो इसमें भी जो है ना हम लोग प्रोनाउंस के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी स्पेसिफ़िक चीज़ का नाम है, शी जो है वो किसी स्पेसिफ़िक चीज़ का नाम है, हम ये नहीं कह सकते। इसीलिए जो थ्योरी ऑफ नेमिंग है वो इस तरह के प्रोनाउंस, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे आके फ्रैंक पामर कहते हैं कि क्या पॉसिबल है कि हम लोग इस थ्योरी को जो है ना रिटेन करें और इस थ्योरी को सिर्फ नाउन्स के लिए अप्लाई करें, यानी कि एडजेक्टिव्स के लिए भी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, वर्ब्स के लिए भी नहीं, प्रीपोजिशंस के लिए भी नहीं। तो क्या पॉसिबल है कि हम सिर्फ इस थ्योरी ऑफ नेमिंग को नाउन्स के लिए ही यूज़ करें? तो यहाँ पे भी एक चीज़ आती है, एक डिफ़िकल्टी आती है। वो ये डिफ़िकल्टी है कि अब नाउन्स के अंदर जो है ना वर्ल्ड के अंदर जो दो काइंड्स है, रियल वर्ल्ड और एक इमेजिनरी वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में तो ये है कि सारी चीज़ें रियल हैं, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड जो है, सपोज़ परियां हैं, जिन, भूत, फेरीज, ये सारी चीज़ें ये तो इमेजिनरी हैं, राइट। ये मतलब इनकी रियलिटी में इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम इनको कैसे नाम देंगे? मतलब जब हम फेरी कहते हैं तो हम किस चीज़ को रेफ़र करेंगे, क्या चीज़ दिखाएंगे कि इससे मुराद है परी? जिस तरह चेयर कहेंगे तो हम चेयर दिखा सकते हैं कि ये चेयर है, उसको नाम दे सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं जिन, भूत, तो हम लोग सपोज़ बच्चा कोई सीख रहा है तो उसको हम लोग डायरेक्टली वो रेफ़र नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते उसको। डायरेक्ट कनेक्शन उसका जो है ना वर्ड और सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन हम उस बच्चे को नहीं समझा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्ड्स आर नॉट सिंपली नेम्स, ठीक है। वर्ड्स सिंपली नेम्स नहीं है, चीज़ों के नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं जिनके अंदर इमेजिनरी वर्ल्ड भी आता है। मीनिंग एंड डेनोटेशन आर नॉट ऑलवेज सेम। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अब थ्योरी ऑफ नेमिंग के अंदर की डिफ़िकल्टीज़ क्या है, ये बात हम डिस्कस करें, राइट। तो थ्योरी ऑफ नेमिंग के अंदर एक डिफ़िकल्टी ये है कि मीनिंग और डेनोटेशन जो है वो हमेशा सेम नहीं होती है। जैसे कि इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार डिनोट वेनस। अब वर्ड्स दो हैं, इवनिंग स्टार है, एक मॉर्निंग स्टार है, लेकिन ये इन दोनों ही वर्ड से मुराद है वेनस, जो कि एक प्लैनेट है। अब वेनस एक ही है, लेकिन इसके लिए सिग्निफायर्स जो हैं वो दो हैं। तो इस थ्योरी को हम लोग इस तरह से भी सही तरह से रिटेन नहीं कर सकते, इस चीज़ में भी सही तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सेम वर्ड कैन डोनेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से डिनोट। इसी तरह एक ही वर्ड है वो डिफरेंट चीज़ों को भी डिनोट कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं चेयर की। अब जब हम कहते हैं चेयर, सिग्निफायर एक ही है, लेकिन सिग्निफायर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे चेयर्स आते हैं जो रिवॉल्विंग चेयर्स है, जो मूव करने वाली चेयर्स हैं, जो आर्म चेयर्स हैं, काउच है, सोफ़ा है। तो यहाँ पे तो डिफरेंट चीज़ें आ गई ना, लेकिन इन सब का सिग्निफायर एक ही है, सिग्निफाइड फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट और प्रिसाइज तरह की का लिंक नहीं है सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान। हमें सही तरह से पता नहीं लगता है कि जब हम चेयर कहते हैं तो हमारी मुराद कोई और हमसे चेयर कह रहा है तो उसकी मुराद काउच है, सोफ़ा है या आर्म चेयर है, क्या चीज़ है, ये चीज़ भी सही तरह से क्लियर नहीं है। तो ये जो है ना थ्योरी ऑफ नेमिंग के डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसके अंदर के डिफेक्ट्स हैं, या फिर वी कैन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि थ्योरी ऑफ नेमिंग, जिनमें थ्योरी ऑफ नेमिंग सही तरह से अप्लाई नहीं होती है। अब इन डिफ़िकल्टीज़ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस डिफ़िकल्टी। यहाँ पर जो इस इन डिफ़िकल्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के एक्सप्लेनेशन हैं हमारे पास। पहले एक्सप्लेनेशन है रियलिस्ट व्यू और दूसरी है नॉमिनलिस्ट व्यू। अब पहले जो रियलिस्ट व्यू ये कहती है कि ऑल थिंग्स कॉल्ड बाय सेम नेम हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि वो सारी चीज़ें जिनको हम सेम नाम देते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे सोफ़ा है, काउच है, आर्म चेयर है, तो इनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है, ये रियलिस्ट व्यू कहती है। लेकिन नॉमिनलिस्ट व्यू जो है इसके मुताबिक दे हैव नथिंग
इन कॉमन, जिन चीज़ों को हम सेम नाम देते हैं उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि सोफ़ा, काउच, आर्म चेयर, इनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड वेव इज़ फॉल्स। ये जो दूसरा वेव है नॉमिनलिस्ट वेव, ये जो है ना फॉल्स है, ये इतना एक्यूरेट नहीं है। लेकिन रियलिस्ट व्यू के अंदर मतलब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको मान लें या इसको सही समझें। It is thought that if there are no natural classes there must be some universal classes, but it is not so। फिर ये समझा जाता है कि अगर चीज़ों के दरमियान चीज़ों में जो है ना नेचुरल क्लासेस नहीं है, चेयर्स के अंदर हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, अगर वो नेचुरल नहीं है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि यूनिवर्सल क्लासेस तो ज़रूर होंगी, यानी कि ऐसी क्लासेस जो नेचुरल नहीं है लेकिन यूनिवर्सल हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इट इज़ नॉट सो। फ्रैंक पाल्मर कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है। जैसे कि एस्किमोज हैव 3 वर्ड्स फॉर स्नो। एस्किमोज जो है उनके पास बर्फ़ है, उसके लिए 3 वर्ड्स हैं। एक जो है ना गिरती हुई बर्फ़, फिर एक सख्त बर्फ़, फिर नरम बर्फ़। इस तरह जो है ना वो एक ही बर्फ़ को डिफरेंट नाम देते हैं, लेकिन जब हम उर्दू में बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही लफ्ज़ हमारे पास होता है, एक ही वर्ड है, दैट इज़ बर्फ़। तो इस तरह जो है ना चीज़ सेम है लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं। कुछ लैंग्वेजेस में एक वर्ड है तो कुछ लैंग्वेजेस में 3 वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्सल क्लासेस हैं ये भी यूनिफॉर्म नहीं है। सारे लैंग्वेजेस के अंदर सेम यूनिवर्सल क्लासेस नहीं है। तो फिर क्या मसला है? इन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी देयर आर नेचुरल क्लासेस। अच्छा, जब हम जू में जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, तो वहाँ पे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनकी क्लासेस बनी हुई होती हैं। तो वहाँ से हमें ये पता लगता है कि उनकी तो नेचुरल क्लास बनी हुई है, मतलब उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं नेचुरल। कुछ एनिमल्स इस क्लास में फॉल करते हैं, कुछ एनिमल्स उस क्लास में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे तो नेचुरल क्लासेस बनी हुई हैं। तो ये जो है ना इस थ्योरी ऑफ नेमिंग के अंदर जो डिफ़िकल्टीज थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये व्यूज़ आ गए। रियलिस्ट व्यू, नॉमिनलिस्ट व्यू, वर्ड्स के साथ नेचुरल क्लासेस और यूनिवर्सल क्लासेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है डिफ़िकल्टीज़ के लिए। उसके अलावा एक पॉसिबल ये है इस इशू को सॉल्व करने के लिए, यानी कि नेमिंग के अंदर की जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको सॉल्व करने के लिए एक इशू ये है कि एक पॉसिबल वे, एक सही तरीका हम ये कर सकते हैं कि इज़ टू से दैट ओनली सम वर्ड्स एक्चुअली डिनोट ऑब्जेक्ट्स। या हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, बाकी के वर्ड्स मतलब लाजमी नहीं है कि सारे वर्ड्स ही जो है ना किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करें। क्या हम ये कह सकते हैं? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं वो कुछ ही वर्ड्स को जो है ना नाम के तौर पे सीखते हैं, बाकी सभी वर्ड्स को नाम के तौर पे नहीं सीखते हैं। कुछ वर्ड्स को कॉन्सेप्ट के तौर पे सीखते हैं, कुछ वर्ड्स को साइकोलॉजिकली फंक्शन के ज़रिए सीखते हैं। तो वो जो है ना सारे ही वर्ड्स को नेमिंग के ज़रिए या लेबलिंग के ज़रिए नहीं सीखते हैं। तो इसके लिए जो है ना बर्ट्रैंड रसेल ने 2 तरह के वर्ड्स सजेस्ट किए थे, ऑब्जेक्ट वर्ड्स और डिक्शनरी वर्ड्स। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम ऑस्टेंसिबली लर्न कर सकते हैं, जिससे मुराद ये है कि उन चीज़ों को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। सपोज़ ब्लैंकेट है तो हम लोग ब्लैंकेट को जो है ना पॉइंट आउट कर सकते हैं। सपोज़ किसी बच्चे को हम बता दें कि ये ब्लैंकेट है तो हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनको हम डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके लिए जो है ना हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट वर्ड्स के ज़रिए हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फीलिंग्स हो गई, राइट, फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स, इमोशंस, तो इनको हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। जब हम कहते हैं लव या हैट्रेड तो हम उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको दूसरे वर्ड्स के ज़रिए, दूसरे वर्ड्स को यूज़ करते हुए उनको डिफाइन या एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट वर्ड्स एंड डिक्शनरी वर्ड्स। ऑब्जेक्ट वर्ड्स है ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस, उनके ऑब्जेक्ट वर्ड्स जो होते हैं उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, विच मीन्स दैट उनकी ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस होती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्ड्स के लिए थ्योरी ऑफ नेमिंग एप्लीकेबल है, लेकिन डिक्शनरी वर्ड्स के लिए थ्योरी ऑफ नेमिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये एक पॉसिबल वे है कि हम कह सकें, ये तरीका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट सिंपली लर्न नेम्स ऑफ थिंग्स। बच्चे जब लैंग्वेज को सीखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चीज़ों के नाम सीखते हों, बल्कि इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिल्ड्रन जो है ना लैंग्वेज को सीखते हुए उनके माइंड में चल रही होती हैं। लर्निंग इज़ नॉट जस्ट दिस इज़ अ, यानी कि लर्निंग सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा ये बोले कि दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ ब्लैंकेट, दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ अ बुक। सिर्फ यही लर्निंग नहीं है, बल्कि लर्निंग के अंदर दिस इज़ अ, ये जो चीज़ है इससे आगे की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, रेफरेंसेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लर्निंग के अंदर हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ नेमिंग जो है वो सिर्फ दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेंसिल,
इस चीज़ पे फोकस कर रही है, इसलिए जो है ना इस थ्योरी के अंदर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। और फिर फ्रैंक पाल्मर कहते हैं कि वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सेमेंटिक्स बाय लुकिंग एट अ चाइल्ड। कहते हैं कि हम लोग पूरी सेमेंटिक्स को जो है ना उसके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सिर्फ बच्चे को देख के ही हम लोग सेमेंटिक्स को इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ नेमिंग जो है वो सिर्फ एक बच्चे की लर्निंग को देख के जो है ना सेमेंटिक्स के इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, थ्योरी ऑफ नेमिंग। इसीलिए ये थ्योरी ऑफ नेमिंग जो है वो ज़्यादा रेंज में एप्लीकेबल नहीं है या फिर इतना ज़्यादा सही नहीं है, ये फ्रैंक पाल्मर कहते हैं। फिर आगे बात आती है कॉन्सेप्ट्स की। According to Ferdinand de Saussure, the linguistic sign consists of a signifier and a signified, sound image and concept linked by psychological associative bond. अब कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? फर्डिनांड डी सोश्योर कहते हैं कि लिंग्विस्टिक साइन यानी कि लैंग्वेज के अंदर एक हमने पहले बात की कि सिग्निफायर होता है, एक सिग्निफाइड होता है, राइट? ये तो बात की, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है इनके दरमियान एक साइकोलॉजिकल एसोसिएटिव बॉन्ड होता है, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कि साइकोलॉजिकल है। हमारे दिमाग के अंदर जो है ना सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान कोई कनेक्शन होती है और इस कनेक्शन को हम कहते हैं कंसेप्ट। यानी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है वो डायरेक्टली लिंक नहीं होते बल्कि वो एक कॉन्सेप्ट के ज़रिए लिंक होते हैं और वो कॉन्सेप्ट जो है वो साइकोलॉजिकल होता है, विच मीन्स वो हमारे माइंड में होता है। फिर जो है ना ऑर्डन एंड रिचर्ड्स ट्रायंगल, इन्होंने एक ट्रायंगल दिया था कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर सिग्निफायर सिग्निफाइड की जो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ट्रायंगल कुछ इस तरह का है कि सैम्बल रेफरेंट है, फिर ऊपर आता है थॉट और रेफरेंस। अब यहाँ पे सैम्बल से क्या मुराद है, रेफरेंस से क्या मुराद है और फिर थॉट से क्या मुराद है, अब हम डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल के अंदर सैम्बल इज़ द लिंग्विस्टिक एलिमेंट, द वर्ड और द सेंटेंस। सैम्बल जो है वो लिंग्विस्टिक एलिमेंट है, यानी कि वो वर्ड है जो हम बोलते हैं। रेफरेंट इज़ द ऑब्जेक्ट इन वर्ल्ड, यानी कि रेफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। सपोज हम कह रहे हैं बुक, BOO के बुक, तो ये जो BOO के बुक का जो वर्ड है वो सैम्बल है। असल में जो किताब है वो रेफरेंस है, और थॉट या रेफरेंस जो है वो हमारे जहन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है जो कि वर्ड और चीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उनके दरमियान लिंक पैदा करता है। देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बट लिंक इज़ विया थॉट और डिफरेंस, यानी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान डायरेक्ट लिंक नहीं होता है बल्कि ये जो लिंक होता है वो कंसेप्ट के ज़रिए होता है। दिस थ्योरी अवॉइड्स मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ नेमिंग, यानी कि ये जो थ्योरी है कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी है, इसमें जो है ना थ्योरी ऑफ नेमिंग के मुताबिक नहीं, सॉरी, थ्योरी ऑफ नेमिंग के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस थ्योरी में जो है ना कंपैरेटिवली कम डिफ़िकल्टीज़ हैं, विच मीन्स दैट थ्योरी ऑफ नेमिंग से ज़्यादा ये वैलिड है। इट ऑल्सो रेजेज अ न्यू प्रॉब्लम, ये तो है, लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि व्हाट प्रिसाइसली इज एसोसिएटिव बॉन्ड। यहाँ पे जिस एसोसिएटिव बॉन्ड की बात की है, व्हाट प्रिसाइसली इट इज़, मतलब ये असल में है क्या, ये फ्रैंक पाल्मर कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए पहले थ्योरी देंगे, फिर उसके अंदर क्वेश्चन राइज करेंगे। तो एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि व्हाट प्रिसाइसली इज एसोसिएटिव बॉन्ड। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई, लेकिन एसोसिएटिव बॉन्ड क्या है प्रिसाइसली, ये क्वेश्चन रेज करते हैं। फिर इस चीज़ को या फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मोस्ट नाइव आंसर इज़ टू से देयर इट्स अ साइकोलॉजिकल वन। इस क्वेश्चन का जो सबसे मुनासिब आंसर होगा वो यही होगा कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल वन। एसोसिएटिव बॉन्ड जो है वो साइकोलॉजिकल है, यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड है। यानी कि व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेम वी थिंक ऑफ द कंसेप्ट एंड वाइस वर्सा। जब हम किसी नाम को लेते हैं, जब हमने कहा बुक, तो हमारे जहन में मतलब एक इमेज आता है, किताब का ना एक इमेज आता है, एक तस्वीर आती है। तो ये जो तस्वीर आती है हमारे जहन में, जब हम किताब का नाम लेते हैं तो हमारे जहन के अंदर जो चीज़ आती है वो एसोसिएटिव बॉन्ड है, कहते हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट है, ये फ्रैंक पाल्मर कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेंट बाय थिंकिंग ऑफ अ कंसेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ आती है कि एबिलिटी ऑफ एसोसिएशन या रिमेंबरिंग, चीज़ों को एसोसिएट करना या फिर चीज़ों को रिमेंबर करना या फिर चीज़ों के बारे में थिंक करना, चीज़ के बारे में सोचना, ये जो है ये एसोसिएटिव बॉन्ड में होता है। फिर आगे बोलते हैं कि अब थिंकिंग ऑफ अ कंसेप्ट से क्या मुराद है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे थिंकिंग से क्या मुराद है, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वी हैव इमेजेस इन माइंड बट दिस इज़ फॉल्स। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हमारे माइंड के अंदर ना इमेजेस होते हैं हमेशा। जब हम किताब कहते हैं तो हमारे जहन के अंदर किताब की इमेज है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा किताब कहते हैं हमारे जहन के अंदर एक किताब की तस्वीर आ जाए।
हो सकता है कुछ दफ़ा आ जाए, शुरू में आ जाए, लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज़ के आदी होते हैं या फिर वो वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो लाजमी नहीं है कि हमेशा ही हमारे जहन के अंदर एक तस्वीर आ जाए। जब हम किताब कहें तो लाजमी नहीं कि हमेशा हमारे जहन के अंदर एक किताब की तस्वीर आ जाए, यानी कि हमेशा विजुअलाइज़ करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये कहते हैं। और फिर एक और व्यू ये है कि देयर इज़ अ परमानेंट एसोसिएशन इन माइंड बट वी कैन नॉट लुक इन माइंड्स ऑफ एवरीवन। फिर एक व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दिमागों के अंदर परमानेंट एसोसिएशन होती है, यानी कि वो एसोसिएशन हमेशा के लिए होती है। लेकिन इस बात के अंदर यह प्रॉब्लम आती है कि अगर एसोसिएशन होती है तो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो क्या पॉसिबल है कि वो स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर देख सके कि किस तरह की एसोसिएशन है? नहीं पॉसिबल। और लास्ट में नहीं है कि हर स्टूडेंट के अंदर जो एसोसिएशन है, उसके माइंड में जो एसोसिएशन है वो सेम हो, वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो पढ़ सेम सब्जेक्ट रहे हैं। टीचर उनको वही चीज़ पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, लेकिन उनके जहनों के अंदर जो एसोसिएशन बन रही है वो डिफरेंट है। और टीचर को ये भी पता नहीं लगता, वो जाके हर स्टूडेंट के जहन के अंदर झांक के ये भी नहीं देख सकता कि किस तरह की एसोसिएशन है। तो इस व्यू के अंदर जो है ना ये इसकी लिमिटेशन आ गई कि अगर परमानेंट एसोसिएशन है तो वो परमानेंट एसोसिएशन हर एक की डिफरेंट होगी और इस डिफरेंट एसोसिएशन को हम लोग देख नहीं सकते हैं। वेयर वी हैव अ वर्ड देयर विल बी अ कंसेप्ट एंड कंसेप्ट विल बी मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी कि फिर कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ कहीं भी वर्ड होगा वहाँ एक कंसेप्ट होगा, जहाँ भी हम एक वर्ड बोलेंगे वहाँ उसका एक कॉन्सेप्ट होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है यही उस वर्ड की मीनिंग है। या जैसे कि घूस्ट इन द मशीन की एक एग्जांपल देते हैं कि एक एक्सप्लेनेशन मशीन की देते हैं कि मशीन कैसे चल रही है, तो सामने से एक्सप्लेनेशन इस तरह की देते हैं कि मशीन के अंदर घूस्ट है, तो वो घूस्ट जो है ना उस मशीन को चला रहा है। इसी तरह की एग्जांपल यहाँ भी दी जा रही है कि वर्ड है, वर्ड के अंदर कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट मीनिंग है। तो यहाँ पे इन दो एग्जांपल्स को आपस में रिलेट कराया गया है, वर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट और मशीन के अंदर घूस्ट। लेकिन this is accepted by followers who have insisted that intuition and introspection play a part in language. This is accepted by followers of Noam Chomsky है, ठीक है, यहाँ पे बीच में मिसिंग है followers of Noam Chomsky। अब ये जो बात है कि वर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर मीनिंग है, ये ज़्यादातर नॉम चॉम्स्की के फॉलोअर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जो कि इंट्यूशन और इंट्रोस्पेक्शन पे जो है ना उस पर यकीन रखते हैं। यानी कि उनका ये आइडिया है कि इंट्यूशन और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो लैंग्वेज के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। इंट्यूशन या इंट्रोस्पेक्शन से मुराद है, इंट्यूशन जैसे होती है ना, हमारी इंट्यूशन की एबिलिटी होती है यानी कि चीज़ों को सोच के समझने की, तो फिर इस चीज़ पे जो ज़्यादा फोकस करते हैं उनको ये लगता है कि वर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट है और वही कॉन्सेप्ट उस वर्ड की मीनिंग है। दिस इज़ रिजेक्टेड फॉर 3 रीज़न। अब ये जो चीज़ है इसको भी रिजेक्ट किया गया और वो रिजेक्ट 3 रीजन्स के लिए किया गया। पहला रीज़न ये है कि घोस्ट इन द मशीन ऑब्जेक्शन इज़ ओवरवेलमिंग, नथिंग इज हियर अबाउट ब्रेन। अब घोस्ट इन द मशीन जो है उसमें दिमाग की तो बात ही नहीं की है, सोचने वाली एबिलिटी की बात ही नहीं की है। यानी कि जैसे उन्होंने कहा कि मशीन के अंदर घोस्ट है, मशीन के अंदर जिन है, वो जिन मशीन को चला रहा है। इसी तरह इन लोगों ने कहा कि वर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट है और वही कॉन्सेप्ट उसकी मीनिंग है। यहाँ पर तो दिमाग की बात ही नहीं चली ना कि कहाँ है थिंकिंग की बात तो इसमें हुई ही नहीं। दिमाग के अंदर जो इंसान सोचता है उसकी तो बात हुई ही नहीं। ये पहली रीज़न हो गई। दूसरी रीज़न ये है कि अगर कॉन्सेप्ट्स होते हैं तब भी वो कॉन्सेप्ट्स इनएक्सेसिबल हैं, यानी कि हम हर बंदे के दिमाग के अंदर झांक के उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं देख सकते हैं। सेकंड रीज़न। और थर्ड रीज़न है कि इंट्यूशन और इंट्रोस्पेक्शन के बारे में जो आइडिया दिया गया था या जो आर्ग्यूमेंट था वो इरेलेवेंट है, वो इस चीज़ से रिलेट नहीं करता है। तो इन 3 रीज़न्स के लिए रिजेक्ट की गई। क्या रिजेक्ट की गई? थ्योरी ऑफ कंसेप्ट्स को। इन 3 रीजन्स को मद्देनज़र रखते हुए थ्योरी ऑफ कंसेप्ट्स को रिजेक्ट किया गया है। फिर एक बात आती है सेंस एंड रेफरेंस। अब सेंस एंड रेफरेंस के नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा आप लोगों को कि सेंस एंड रेफरेंस से क्या मुराद है। रेफरेंस इज रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स एंड नॉन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। रेफरेंस से मुराद है कि लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स और नॉन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप। लिंग्विस्टिक एलिमेंट से मुराद है हमारे वर्ड्स, नाउन्स, वर्ब्स, ये सारी चीज़ें, और नॉन लिंग्विस्टिक एलिमेंट से मुराद है कि जो बाहर दुनिया में है, ठीक है। तो रेफरेंस से मुराद है कि वर्ड्स का बाहर की दुनिया से एसोसिएशन, वर्ड्स का बाहर की दुनिया से रिलेशनशिप जो है उसको हम रेफरेंस कहते हैं। और सेंस से मुराद है सेंस रिलेट्स टू द कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट होल्ड बिटवीन द लिंग्विस्टिक एलिमेंट देमसेल्व्स।
जिसको हम इंट्रा लिंग्विस्टिक रिलेशन भी कहते हैं। सेंस से मुराद है कि लिंग्विस्टिक एलिमेंट जो है उनके आपस का रिलेशन, वर्ड्स के आपस का रिलेशन वी कैन से। फॉर एग्जांपल नाउन का वर्ब के साथ किसी सेंटेंस में रिलेशन, इसी तरह प्रीपोजिशंस, नाउन्स का रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है इनको हम सेंस कहते हैं, जिसको हम इंट्रा लिंग्विस्टिक रिलेशन यानी कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर ही के रिलेशंस भी जो है हम इसको कह सकते हैं। Semantics is concerned only with the way we relate our language to our experience, so reference is essential element of semantics. Semantics जो है वो जो है ना इस चीज़ से रिलेट करती है कि हम किस तरह से जो है ना लैंग्वेज को हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को हमारी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट किस तरह से करते हैं। यह जो है ना सेमेंटिक्स के अंदर इस चीज़ पे फोकस किया जाता है, इसीलिए रेफरेंस जो है वो सेमेंटिक्स के अंदर एसेंशियल एलिमेंट आएगा। सेंस और रेफरेंस अगर इन दोनों में से देखें, सेंस सेमेंटिक्स के लिए इतना रिलेटेड नहीं है जितना रेफरेंस है, क्योंकि रेफरेंस के अंदर वर्ड्स और बाहर की दुनिया का कनेक्शन पढ़ा जाता है और सेमेंटिक्स के अंदर भी यही होता है। इसीलिए सेमेंटिक्स के अंदर किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है? रेफरेंस की इंपॉर्टेंस है। डिक्शनरीज कंसर्न विद सेंस रिलेशंस रिलेटिंग वर्ड्स टू वर्ड्स। इसी तरह जो है ना डिक्शनरी में भी क्या चीज़ होती है? सेंस रिलेशंस होते हैं वहाँ पे, यानी कि वर्ड्स को वर्ड्स के साथ ही रिलेट करते हैं, वर्ड्स को वर्ड्स के ज़रिए ही डिफ़ाइन किया जाता है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी जो है उसमें सेंस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जबकि सेमेंटिक्स में रेफरेंस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। फिर आगे फ्रेंड पावर बताते हैं कि सेमेंटिक्स की दो काइंड्स हैं। एक वो सेमेंटिक्स जो कि स्ट्रक्चर के साथ डील करता है, राइट, सेंटेंसेस के स्पीच के स्ट्रक्चर के साथ डील करता है, जबकि दूसरा उस तरह का सेमेंटिक्स होएगा जो अदर डील्स विद मीनिंग इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस आउटसाइड लैंग्वेज, यानी कि मीनिंग्स और हमारी जो आउटसाइड वर्ल्ड है, आउटसाइड लैंग्वेज है, हमारी जो एक्सपीरियंसेस है, हमारी दुनिया है, उसके दरमियान की जो रिलेशंस है उनको डील करता है दूसरी तरह का सेमेंटिक्स। यानी कि पहली तरह का सेमेंटिक्स वो हो गया विच डील्स विद सेमेंटिक स्ट्रक्चर, और दूसरी तरह का सेमेंटिक्स वो हो गया कि विच डील्स विद मीनिंग इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस, यानी कि मीनिंग को स्टडी करता है हमारे एक्सपीरियंस के ज़रिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सेमेंटिक थ्योरी। अब जो है ना द स्ट्रक्चर ऑफ सेमेंटिक थ्योरी इस नाम से एक आर्टिकल लिखी थी, किसने? जे कैट्स और ए फॉर्डर ने। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ सेमेंटिक थ्योरी। इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर कहा था कि अ सेमेंटिक थ्योरी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द इंटरप्रेटेटिव एबिलिटी ऑफ स्पीकर्स, यानी कि सेमेंटिक्स की थ्योरी के अंदर इन लोगों ने जिस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी वो थी इंटरप्रेटेटिव एबिलिटी ऑफ स्पीकर्स, यानी स्पीकर्स के अंदर जो है ना इंटरप्रेट करने की, समझने की एबिलिटी, लैंग्वेज को समझने की एबिलिटी जो है वो इस पे जो है ना इन लोगों ने ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था, ज़्यादा फोकस किया था। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन वर्ड मीनिंग्स। इस थ्योरी के अंदर जो है ना वर्ड मीनिंग्स के पे ज़्यादा फोकस किया गया है। Whether word or sentence is basic unit of meaning semantics। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सेमेंटिक्स का बेसिक यूनिट वर्ड है या फिर सेमेंटिक्स का बेसिक यूनिट सेंटेंस है। तो ये चीज़ आगे डिस्कस होएगी, मतलब इस क्वेश्चन की इसी तरह से एक्सप्लेनेशन, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आगे के स्लाइड्स में होंगे। दिस थ्योरी मस्ट अकाउंट फॉर एम्बिग्विटी, एनोमली एंड पैराफ्रेज। अब इस थ्योरी के अंदर जो है ना तीन चीज़ें आती हैं, एम्बिग्विटी, एनोमली एंड पैराफ्रेज। एनोमलस यानी कि एनोमली जो है इससे मुराद है कि किसी भी चीज़ के अंदर जो है ना नेगेटिविटी होना, जैसे कि हिज टाइप राइटर हैज़ हैड बैड इंटेंशंस। इस सेंटेंस से हमें पता लगता है कि इसके अंदर नेगेटिव चीज़ है, तो ये हो गई एनोमलस सेंटेंस। दूसरी सेंटेंसेस आती है कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंसेस। कॉन्ट्रडिक्शन से ही मुराद है कि उसके अंदर ऑपोजिशन होती है, ऑपोजिट चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंसेस की एग्जांपल है माई अनमेरिड सिस्टर इज़ मैरिड टू अ बैचलर। अब यहाँ पे सिस्टर अनमेरिड है लेकिन शी इज़ मैरिड, और मैरिड भी किससे है? बैचलर से है। बैचलर से मुराद है कुंवारा। अब मेरी कुंवारी बहन जो है उसकी शादी हो गई है कुंवारे से। यहाँ पे तो ऑपोजिट चीज़ें आ गई ना, एक शादी होना फिर एक अनमेरिड होना, ऑपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस में है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कहा जाता है कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंसेस। इसी तरह से एम्बिगुअस सेंटेंसेस से मुराद है जिनके अंदर डुअल मीनिंग हो, डबल मीनिंग हो। जॉन वाज लुकिंग फॉर ग्लासेस। अब यहाँ पे ग्लासेस से मुराद दो चीज़ें हैं, एक तो चश्मे और दूसरे वो ग्लासेस जिनमें पानी पिया जाता है। सिर्फ पानी नहीं, और भी चीज़ें, लेकिन जनरली पानी पिया जाता है। तो यहाँ पे डुअल मीनिंग्स आ गई। तो इस तरह जिन सेंटेंसेस में, जिन बातों में, जिन चीज़ों में डुअल मीनिंग आती है उनको हम कहते हैं एम्बिगुअस सेंटेंसेस। और एनोमलस, कंट्रडिक्टरी और एम्बिगुअस सेंटेंसेस जो है वो किस थ्योरी के अंदर आती हैं? द थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमेंटिक थ्योरी, जो कि कैट्स और फॉर्डर ने दी थी। फिर आगे बात आती है अबाउट काइंड्स ऑफ मीनिंग।
मीनिंग के कितनी काइंड्स हैं, मीनिंग के बहुत सारी काइंड्स हैं, कॉग्निटिव मीनिंग, आइडिएशनल मीनिंग, डेनोटेशनल मीनिंग, प्रपोजिशनल मीनिंग। लेकिन लैंग्वेज जो है इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मीनिंग। लैंग्वेज के अंदर सिर्फ मीनिंग को ही डिस्कस नहीं किया जाता है, लैंग्वेज सिर्फ मीनिंग के बारे में ही नहीं है, बल्कि लैंग्वेज के अंदर ऑर्डर्स आती हैं, वार्निंग्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कंसर्न विद सोशल रिलेशंस। लैंग्वेज के अंदर सोशल रिलेशंस भी आते हैं। वी कैन बी रूड और पोलाइट डिपेंडिंग ऑन सोशल रिलेशंस, यानी कि रिएक्शंस नहीं रिलेशंस। हम किसी बंदे से जब बात करते हैं तो हम पोलाइट भी हो सकते हैं, हम उसके साथ रूड भी हो सकते हैं, हम फ्रेंडली भी हो सकते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है वो सोशल रिलेशंस पे भी डिपेंड करती है कि किस तरह का सोशल रिलेशन हमारा जो है ना उस बंदे या बंदी के साथ है। तो सोशल रिलेशंस के बेस पे ही हमारी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज के अंदर सिर्फ मीनिंग ही नहीं है, बल्कि लैंग्वेज के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनके अंदर सोशल रिलेशंस आ गए, ऑर्डर्स, वार्निंग्स और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे मैंने भी बताया था कि एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि लैंग्वेज नहीं, सेमेंटिक्स का बेसिक यूनिट वर्ड है या सेंटेंस है। तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे, फिर आखिर में जाके आप लोगों को रिज़ल्ट पता लग जाएगा फ्रैंक पामर का कि क्या जो है ना सेमेंटिक्स का बेसिक यूनिट है। अगर हम वर्ड को बेसिक यूनिट लेते हैं सेमेंटिक्स का, तो कुछ लोग इट इज़ बिलीव दैट वर्ड्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ सेमेंटिक्स। कुछ लोग सोचते हैं कि वर्ड्स जो है वो सेमेंटिक्स का बेसिक यूनिट है, लेकिन हेनरी स्वीट जो है वो वर्ड्स की दो टाइप्स बताते हैं, फुल वर्ड्स एंड फॉर्म वर्ड्स। फुल वर्ड्स वो हो गए हैं जो कि फुल हैं, जिनकी मीनिंग कंप्लीट है, यानी कि वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं, जैसे कि ट्री, सिंग, ब्लू। लेकिन फॉर्म वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो ग्रामेटिकल होते हैं, जिनकी मीनिंग नहीं होती है, जैसे कि इट, द, ऑफ। अब हम द कहें तो उसकी कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन इसका फंक्शन है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो ये जो है ना फॉर्म वर्ड्स हो गया, फॉर्म वर्ड्स में इसका शुमार हो गया। ओनली फुल वर्ड्स हैव मीनिंग। अब यहाँ पर जब हम इन दो कैटेगरीज को देखते हैं तो सिर्फ फुल वर्ड्स की मीनिंग होती है, लेकिन फॉर्म वर्ड्स की मीनिंग नहीं होती है। फॉर्म वर्ड सीम टू बिलोंग टू ग्रामर नॉट सेमेंटिक्स। फिर आगे कहते हैं कि फॉर्म वर्ड्स जो है वो ऐसा है कि सेमेंटिक्स के अंदर हम मीनिंग डिस्कस करते हैं, राइट। तो फॉर्म वर्ड्स जो है वो सेमेंटिक्स के साथ इतने रिलेटेड नहीं है जितना ग्रामर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ग्रामर के अंदर हम फंक्शन को देखते हैं, और ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे होते हैं। ब्लूमफील्ड ने कहा था कि वर्ड्स आर मिनिमम फ्री फॉर्म। उन्होंने वर्ड्स को ये नाम दिया था मिनिमम फ्री फॉर्म, यानी कि सबसे छोटा पार्ट जो कि फ्री फॉर्म है। उसके अलावा उसने इसको कहा था कि स्मॉलेस्ट फॉर्म दैट में अकर इन आइसोलेशन। वो स्मॉलेस्ट फॉर्म जो कि आइसोलेशन में अकर हो सकता है, जो कि अलग से जो है ना किसी भी कंटेक्स्ट से बाहर भी जो एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन फ्रैंक पामर रेज करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय आइसोलेशन। अब यहाँ पे आइसोलेशन से क्या मुराद है? अगर हम वर्ड को सेंटेंस से बाहर निकालेंगे तो आइसोलेशन होगी। तो ये मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि फ्रैंक पामर का फ़िलासॉफ़िकल स्टाइल ही इस तरह का है कि वो पहले थ्योरी बताएंगे, फिर उसके अंदर से क्वेश्चन रेज करेंगे। तो ये उसका मैनर है, उसका स्टाइल है। इसके अलावा स्मॉलर देन वर्ड मॉर्फीम। ब्लूमफील्ड ने फिर एक मॉर्फीम का आइडिया दिया था कि वर्ड से भी एक स्मॉलर यूनिट होती है जिसको हम मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम का तो आप सब लोगों को पता होगा, मॉर्फीम का पता होगा आप सब लोगों को। आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। इसके अलावा जो है ना वर्ड की और आगे जाके फिर से दो टाइप्स बताई गई थी, ट्रांसपेरेंट वर्ड्स और ओपेक वर्ड्स। ट्रांसपेरेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हो गए जिनकी मीनिंग को हम गेस कर सकते हैं, लेकिन ओपेक वर्ड्स की मीनिंग को हम गेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डोर मैन है, ठीक है, डोर मैन दरवाज़ा हो गया, मैन आदमी हो गया, तो हम ये गेस कर सकते हैं कि जो दरवाजे पे आदमी बैठता है उसको डोर मैन कहें। लेकिन पॉटर है तो पॉटर को देख के हम लोग इसकी मीनिंग को गेस नहीं कर सकते। तो ये जो है ओपेक वर्ड्स में आ गया। इन इडियम्स मीनिंग्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। फिर अगर हम वर्ड को सेमेंटिक यूनिट के तौर पे लें तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि इडियम्स जो होते हैं ना, इडियम्स, प्रोवर्ब्स वगैरह, उनके अंदर हम मीनिंग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग एक ही होती है, और वो मीनिंग जो है वो उन वर्ड से बहुत डिफरेंट होती है। उनकी लिटरल मीनिंग नहीं होती है, बल्कि उनकी एक मजाजी मीनिंग होती है जो कि रियल नहीं है। तो अब यहाँ पे सपोज किक द बकेट, किक द बकेट से मुराद है मर जाना। अब किक द बकेट, इसकी अगर हम मीनिंग को देखें तो हमें ये लगेगा कि कोई बंदा है बकेट को किक कर रहा है, लात मार रहा है, लेकिन इसकी मीनिंग है एक्चुअली मर जाना, जो कि इसकी रियल जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, उसके साथ इसकी एसोसिएशन नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वर्ड सेमेंटिक्स का बेसिक यूनिट है? इसीलिए इन सब आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए
हमारे फ्रैंक पामर साहिब ने जो है ना इस चीज़ को नेगेट किया, इस चीज़ को गलत साबित किया कि वर्ड सेमेंटिक्स का यूनिट है, यानी कि इन्होंने कहा कि वर्ड जो है वो सेमेंटिक्स का बेसिक यूनिट नहीं है। कहा ना इन्होंने कि वर्ड बेसिक यूनिट नहीं है तो बस नहीं है। अब आगे एक और प्रॉब्लम आती है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो सेमेंटिक्स का बेसिक यूनिट है। अब इसके लिए क्या चीज़ ये बताते हैं और किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस। सेंटेंस से मुराद ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस। अब यहाँ पे कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट से क्या मुराद है। समटाइम्स इट इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक वन वर्ड अट्रेंसेस। लाजमी नहीं कि हमेशा जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों, बाज़ दफ़ा सिंगल वर्ड अट्रेंसेस भी हो सकते हैं। सपोज़ कोई हमसे पूछ रहा है आर यू कमिंग, तो हम कहते हैं येस। अब ये जो येस है ये एक ही वर्ड है, सिंगल वर्ड अट्रेंस है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। वर्ड एक है लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो लाजमी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, विच मीन्स दैट इन्होंने सेंटेंस की ये जो डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, उसके अंदर से ये चीज़ निकाल के बता दी। फिर आगे वो बात करते हैं अबाउट एलिप्सिस। एलिप्सिस से मुराद है कि वो डिवाइसेस जिनको यूज़ करते हैं हम लोग जो है ना सेंटेंस के अंदर से चीज़ों को इमिट करते हैं, राइट। जैसे कि प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस में हमने पहले किसी बंदे की बात की, फिर उस बंदे का नाम हटा के हमने बोला ही इज़ अ गुड बॉय और ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ अ लॉयर, ये वो हम वहाँ पे वर्ड को हटा के ही लगा दें। तो इस तरह के जो एमिशंस होते हैं उनको हम एलिप्सिस कहते हैं। और एलिप्सिस को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एक रीज़न ये है कि रेपिटेशन कम हो, और दूसरी रीज़न ये है कि हमारी जो स्पीच है या हमारी जो राइटिंग्स हैं वो कोहेरेंट हो जाए, उनके आपस में कोहेरेंस और इत्तेफाक आ जाए, एक ही वर्ड बार बार रिपीट ना हो। फिर जो है ना आगे बात करते हैं अबाउट सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस के दो तरह की मीनिंग्स होती हैं, एक सुपरफिशियल मीनिंग होती है, एक अंडरलाइंग मीनिंग होती है। सुपरफिशियल से मीनिंग से मुराद ये है कि सेंटेंस का जो मतलब सरफेस मीनिंग जो है, लेकिन उसकी अंडरलाइंग मीनिंग से मुराद है कि सेंटेंस के अंदर एक्चुअली क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो सेंटेंस की दो मीनिंग्स आ गई, तो अब ये तो दो मीनिंग्स आ गई, तो हम ये कैसे कहेंगे कि सेंटेंस जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ सेमेंटिक्स है, जबकि इसके अंदर दो मीनिंग्स हैं। तो हम कौन सी मीनिंग को लेंगे, तो कौन सी मीनिंग को नहीं लेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर आगे बात करते हैं कि सेंटेंस जो है वो अकेला कंप्लीट सेंस नहीं देता है जब तक उसके अंदर प्रोसोडी या पैरालिंग्विस्टिक्स ना हो, जब तक सेंटेंस के अंदर स्ट्रेस पैटर्न ना हो, मीनिंग क्लियर नहीं होती है, जब तक सेंटेंस के अंदर इंटोनेशन ना हो, मीनिंग क्लियर नहीं होती है, जब तक सेंटेंस बोलने वाले की बॉडी लैंग्वेज ना हो सही, जब तक सेंटेंस बोलने वाले के हैंड मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स, उसका स्ट्रेस, इंटोनेशन, टोन, वॉइस, ये सारी चीज़ें जब तक हम ना देखें हमें कंप्लीट सेंस समझ नहीं आती है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सेंटेंस बेसिक यूनिट ऑफ सेमेंटिक्स है। क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ये ज़्यादती नहीं होगी कि हम सेंटेंस को बेसिक यूनिट ऑफ सेमेंटिक्स कहें, इस बात को जानते हुए कि सेंटेंस ही काफ़ी नहीं है बल्कि इसके अंदर डिफरेंट मीनिंग्स हैं, सेंटेंस के अंदर प्रोसोडी और पैरालिंग्विस्टिक्स भी आती है। फिर आगे कहते हैं कि स्पीच एक्ट्स ऑल्सो गिव मीनिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटेंसेस ही मीनिंग कन्वे करें, स्पीच एक्ट्स भी मीनिंग कन्वे करते हैं। स्पीच एक्ट्स के अंदर लोकेशनरी, पर लोकेशनरी और एक और क्या लोकेशनरी था, ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो स्पीच एक्ट्स भी तो मीनिंग कन्वे करती हैं। इससे मुराद है एक्शन थ्रू वर्ड्स के ज़रिए हम एक्शन कराते हैं और इसके अंदर भी तो मीनिंग होती है। फिर आगे बात करते हैं अबाउट प्री सपोजिशन से मुराद है पहले ही किसी बात को सपोज करना, मतलब हमारे एजम्पशंस या बिलीव्स, एजम्पशन से मुराद यही है ना कि प्री सपोज करना, पहले सपोज करना। तो प्री सपोजिशन जो है वो भी एक तरह के सेंटेंसेस है और ये हमेशा राइट, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो अब हमें इसके सही या गलत होने का भी नहीं पता है, तो हम इसको कैसे बेसिक यूनिट ऑफ सेमेंटिक्स कहें। फिर आगे बात करते हैं अबाउट प्रोपोजिशन से मुराद है कि मीनिंग ऑफ सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसकी जो मीनिंग है, उसके अंदर का जो क्रक्स है, उसके अंदर के जो क्रक्स हैं उसको जो हम प्रोपोजिशन कहते हैं, यानी कि सेंटेंस की जो मीनिंग है उसको प्रोपोजिशन कहते हैं। फिर आगे आके फ्रैंक पामर हमें इस कंक्लूजन पे लेके आते हैं कि हाँ भाई प्रोपोजिशन जो है वो इज़ आईडी नहीं है बल्कि इज़ है। प्रोपोजिशन इज़ बेसिक यूनिट बिकॉज इट फुलफिल्स ट्रुथ कंडीशन। यहाँ पे आके फ्रैंक पामर ने इसको जो बात करनी थी वो अभी की कि प्रोपोजिशन जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ सेमेंटिक्स है, क्योंकि ये ट्रुथ कंडीशन को फुलफिल करती है, यानी कि हम लोग इसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। सेंटेंस का जो सरफेस स्ट्रक्चर है उसको हम सही या गलत साबित नहीं कर सकते हैं,
लेकिन उसकी जो मीनिंग है, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वो सही या गलत हो सकता है। तो इसीलिए प्रोपोजिशन यानी कि मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सिमेंटिक्स। इस बात को बताने के लिए हमारे फ्रैंक पावर साहिब ने इतनी लंबी डिस्कशन की, इतने सारे क्वेश्चन रेज़ किए, इतने सारे आइडियाज़ अपनी इस बुक के अंदर ऐड की, ताकि हमें ये बात बताएं कि प्रोपोजिशन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सिमेंटिक्स बिकॉज इट फुलफिल्स ट्रुथ कंडीशन। तो दिस इज़ व्हाट वी वर स्टडीइंग फॉर। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर, द चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ, और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर रीडिंग और स्टडिंग इट फॉर एग्ज़ाम और विद एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, सेंटेंसेस, एलिप्सेस, प्रोसोडिक और पैरालिंग्विस्टिक, स्पीच एक्ट्स, प्रीसपोजिशन, नेमिंग थ्योरी, ऑर्गन एंड रिचर्स ट्रायंगल, मीनिंग एंड रेफरेंस, इन सब का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको पहले क्लियर कर लें एंड देन गो फॉर योर एग्जामिनेशन टेस्ट और वट एवर, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका कॉन्सेप्ट जब तक हमें समझ नहीं आता है, हमें स्कोप ऑफ सिमेंटिक्स का भी पता नहीं लगता है। सो दिस इज़ व्हाट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ विद इन दिस चैप्टर। सो आप इस चीज़ों को, इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को अगर आपको अब तक समझ नहीं आई है तो समझ लीजिएगा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।